मेरे भाइयों, हम लोग जो हमारा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज क्लास 8th की पॉलिटिकल साइंस का लास्ट चैप्टर, लॉ एंड सोशल जस्टिस। लॉ मतलब कानून और सोशल मतलब समाज में जो आपको न्याय मिलना चाहिए उसके ऊपर बात की गई है। कहता है क्लास 7th में आपने एक स्टोरी देखी थी शर्ट की। अब पिछले साल तक चीज़ें कुछ डिलीटेड थी, तो जनरली कुछ नहीं होता था कि जो शर्ट होती है वो कैसे कैसे कहाँ बनाई जाती है, फिर वहाँ से कहाँ कहाँ मार्केट में जाती है, वो सारी बातें उसमें की गई थी। हमने पढ़ा कि एक कॉटन का किसान होता था, वो बुनाई करता था, फिर वो कपड़ों की फैक्ट्री में जाती थी, फिर वहां से वो सुपर मार्केट जाते थे, फिर लोगों तक आती थी। हर स्टेप में हमने देखा कहीं ना कहीं चीजें खरीदी और बेची जा रही थी। और यही चेन होती है मार्केट की इसी को चेन कहते हैं। मार्केट में प्रॉब्लम क्या थी? बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं टी शर्ट बनाने में, छोटे फार्मर से लेकर जो वीवर्स बुनाई कर रहा है, इवन जो फैक्ट्री के वर्कर हैं जिसको आगे जाके फिनिशिंग करने में काम कर रहे हैं, प्रेस करना, स्टिकर, ये सब करना, वो सब भी, वो सब लोग एक्सप्लॉइटेशन फेस कर रहे थे। ये हमने पढ़ा था। क्यों? इतनी मेहनत करते थे, पैसा बहुत कम मिलता था। ज़्यादातर कमाई अमीर लोग कमाते थे जो पैसा लगाते हैं। अनफेयर ट्रीटमेंट होता था, भेदभाव, ठीक है ना, और दिहाड़ी भी बहुत कम थी। मार्केट जो है ना वो उनका एक्सप्लॉइटेशन करती है, शोषण करती है, ठीक है ना। तो वो जो मार्केट्स हैं वो एक्सप्लॉइटेटिव हो गई है वर्करों के लिए, प्रोड्यूसर के लिए, कंज्यूमर सबके लिए। तो फिर इसके लिए, ताकि उनके साथ जो शोषण का क्या कहते हैं, उनके साथ गलत शोषण हो रहा है, मतलब उनके साथ जो चीज़ें खराब हो रही है, उसके खिलाफ कुछ कानून बनाने चाहिए। क्योंकि हमें पता है मार्केट फेयर नहीं है, अनफेयर है, तो सरकार को लॉ बनाने चाहिए जिससे वो शोषण को कम कर सके। जो गरीब लोग हैं, जो ऐसे सोसाइटी में कमजोर पड़े हुए हैं, उनको मदद कर सके। और फेयरनेस मतलब चीज़ों बराबर ला सके। समझ रहे हो? ये कानून ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं जो गलत प्रैक्टिसेस, अनफेयर मतलब इलीगल चीज़ें चल रही हैं, या ऐसी चीज़ें जिससे अमीरों को फ़ायदा हो रहा है, गरीबों को नहीं हो रहा, वो रुकना चाहिए, ताकि जो समाज में जस्टिस है वो हर इंसान को मिले और सब बराबर रहें। तो वर्कर्स का वेज, वेज मतलब दिहाड़ी होता है, और मिनिमम वेज का कुछ लॉ बना हुआ है, वो समझते हैं पहले। कहता है सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है वर्कर्स वेज की। मतलब प्राइवेट कंपनी और जो बिजनेस पर्सन है, आपको पता है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। कभी कभी वो क्या करते हैं, डिनाई करते हैं लोगों को सही दिहाड़ी देना, और उनके जो अधिकार हैं छोटे मोटे, उन सब से उनको वो अधिकार देना मना कर देते हैं। मतलब प्रोवाइड नहीं करते, उनके साथ भेदभाव करते हैं, या उनको उनको ज़बरदस्ती उनसे काम निकलवाते हैं, और वो लोग मजबूर होते हैं, उन्हें करना पड़ता है। तो कानून के अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा है कि अगर आप दिहाड़ी नहीं दे रहे किसी को, ये इलीगल है, और अगर आप बहुत कम दिहाड़ी दे रहे हो तो ये अनफेयर है। तो एक मिनिमम वेजेस एक्ट बनाया गया है जो कहता है कि वर्कर को एटलीस्ट कम से कम दिहाड़ी तो मिलनी ही चाहिए। एम्प्लॉय जो है उससे कम अमाउंट नहीं लेगा। और ये मिनिमम दिहाड़ी जो होती है ना, ये हर साल कुछ ना कुछ सालों में चेंज होती रहती है। फॉर एग्जांपल अगर 250 है तो आप 250 से ज़्यादा जितनी मर्जी दो, लेकिन इससे कम आप नहीं दोगे। और इस तरीके से एग्जांपल है। ये जो मिनिमम वेजेस एक्ट है, ये जरूरी क्यों है? इससे क्या होता है, वर्कर जो होते हैं ना, उनके पास कोई बार्गेनिंग पावर या कोई और जॉब ऑप्शन है ना, वो नहीं होता। तो फिर वो कम दिहाड़ी या छोटी दिहाड़ी गरीबी की वजह से एक्सेप्ट करनी पड़ती है, और ये लॉ एक तरीके से उनको बचाता है कि भाई अब आपकी मर्जी है। आपको पता तो है कि इससे ज़्यादा सस्ता आप जो है नहीं खरीद सकते। आपके लिए कानून बने हुए, बकायदा वेजेस एक्ट बने हुए, मिनिमम वेजेस कि इतना तो कम से कम आपको दिहाड़ी मिलेगी। तो इंसान को पता है मेरे साथ सरकार है, कानून मेरे को प्रोटेक्ट करेगा, तो बंदा अपनी डिमांड रख सकता है, ठीक है ना। तो ऐसे कानून जो प्रोटेक्ट करते हैं वर्करों को, प्रोड्यूसर को, कंज्यूमर को, तो कहता है मार्केट के अंदर 3 ग्रुप आते हैं। एक होता है वर्कर, छोटे मोटे लोग, एक होता है प्रोड्यूसर जो सामान बना रहा है, और एक होता है कंज्यूमर, हम लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं। गवर्नमेंट इन सब के लिए लॉ बनाती है। तो कुछ कुछ लॉ हैं, जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट, ये अपन ने पढ़ा, सब इंसान को बराबर से दिहाड़ी मिले। प्रोटेक्ट करें लेबर को, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हो गए, या किसान वाले वर्कर हो गए, या वर्कर्स यानी, या फिर कोई फैक्ट्री में काम कर रहे वर्कर, इनके लिए मिनिमम वेजेस कम से कम इतनी दिहाड़ी तो मिलनी चाहिए, वो एक्ट बनाना। दूसरा, लॉ देना, कानून बनाना सेफ्टी के लिए वर्क प्लेसेस, जहाँ भी कोई इंसान काम करने जा रहा है तो वहां पर सेफ्टी हो, ये बात का ध्यान रखना है, इसका कानून बना हुआ है। एग्जाम्पल, जैसे अलार्म सिस्टम, कोई नुकसान हुआ तो, या इमरजेंसी एग्जिट होनी चाहिए, या सेफ मशीन होनी चाहिए। ये जरूरी क्यों है? इससे एक्सीडेंट या बड़े बड़े नुकसान होने से आप बच सकते हो, ठीक है ना। किसका इंटरेस्ट है इसमें? भाई वर्करों के ऊपर ध्यान दे रहे हो कहीं ना कहीं, ठीक है ना। अब आता है लॉ ऑन क्वालिटी स्टैंडर्ड। मतलब एग्जांपल क्या है, जैसे इलेक्ट्रिकल गुड्स जो है ना, वो मस्ट मीट सेफ्टी स्टैंडर्ड। आपको पता है
जो भी बिजली के सामान है वो एक बेसिक स्टैंडर्ड तो होना चाहिए, ऐसा नहीं घटिया हो, इस्तेमाल करो और खराब हो जाए या कोई नुकसान हो जाए। तो ये क्या है, कानून क्वालिटी के ऊपर, कि जो माल बना भी रहे हो वो किस क्वालिटी का है। जैसे मेडिसिन जो है ना, फूड जो है वो सेफ रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि पुअर क्वालिटी दोगे तो प्रोडक्ट कंज्यूमर को हार्म कर सकता है। तो यहाँ पर ये जो कानून बनाया है कंज्यूमरों के लिए बनाया, ताकि उनको बचाव कर सके। ठीक है ना। तो ऐसे कानून जो कंट्रोल करते हैं जरूरत वाली चीजों के प्राइस को, वो भी समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे चीनी, मिट्टी का तेल हो गया, केरोसिन, या फूड ग्रेन्स हो गया। ये जरूरी क्यों है, ये सरकार क्यों इनका दाम जो है इनको कंट्रोल करती है, इनको एसेंशियल गुड्स तो बोलता है कि जो सेलर्स हैं वो ज़्यादा हाई प्राइस चार्ज करेंगे, इससे सरकार रोकने का काम करती है कहीं ना कहीं। तो इससे क्या होता है, जो मिडल या गरीब कंज्यूमर है उनके लिए कहीं ना कहीं इंटरेस्ट देखा जा रहा है। जैसे लॉ अगेंस्ट पोल्यूशन, फैक्ट्री जो है वो एयर या वाटर पोल्यूशन पोल्यूट नहीं करेगी, इस पे एक कानून बनाया गया। इसे जरूरी क्यों माना गया भाई, एनवायरनमेंट बचाना है ना, जनरल हमारे भविष्य के लिए चाहिए और आज की जनरल लोगों के लिए सही है ना। लॉ अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर के खिलाफ, कि कोई भी इंसान 14 साल से कम उम्र का है तो उसे फैक्ट्री में काम नहीं किया जाएगा, ये गलत है, उसको पढ़ाओ लिखाओ कम से कम 8वीं 10वीं तक। तो ये जरूरी क्यों है, बच्चे की हेल्थ और एजुकेशन पे ध्यान देना। किसका इंटरेस्ट है, सब बच्चों का इंटरेस्ट है, बच्चों पे ही बात की जा रही है। तो लॉ टू फॉर्म वर्कर यूनियन, मतलब हम ऐसा कानून बनाए जो वर्कर यूनियन बन रहा है वो समझना। वर्कर्स कैन फॉर्म यूनियन एंड एसोसिएशन। क्या है भाई, कोई भी वर्कर है ना वो अपनी खुद की संस्था बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल उसे लगे यार कोई एक संस्था होनी चाहिए जो हमारे हक में लड़े या कुछ, तो वो खुद से एक संस्था बना सकता है। क्यों? वो लोग मिलके डिमांड रख सकते हैं फेयर दिहाड़ी की, भाई हमें इतनी इतनी दिहाड़ी तो दो, हमारा खर्चा ऐसे ऐसे होता है उसके लिए, या बेटर वर्किंग कंडीशन, बढ़िया बेहतर रहने की कंडीशन के लिए, काम करने के लिए। इसमें वर्करों के ही इंटरेस्ट की बात की गई है। ठीक है ना मेरे भाई। अब हम पढ़ते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ इन्फोर्समेंट। हमें पता है कि समाज में सोशल अनजस्टिस है, ठीक है ना। तो हमें जो है कानून लाना पड़ा, सरकार ने कानून लाया। लेकिन यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ इन्फोर्समेंट। मतलब भाई जो भी ये कानून लाए गए हैं इसका इम्पोर्टेंस क्यों है। तो देखो क्या कहता है, कहता है लॉ बनाना ही सिर्फ काफी नहीं था। सरकार ने जो कानून बनाया है ना, जैसे वेजेस, कि भाई दिहाड़ी का ध्यान रखो लोगों की, इन सब चीजें, सिर्फ इतनी ही चीजें इनफ नहीं थी। ठीक है ना, सिर्फ कानून बना देना सही नहीं था, सरकार को इसे लागू भी करना है। इन कानून को ना लागू करवाना है और उन लोगों को पनिश करना है जो लोग इसे ब्रेक करें। फॉर एग्जाम्पल एक समाज में दो जने आपस में गलत करते हैं, ठीक है ना, तो हमने क्या करा, कानून बनाया ताकि किसी के साथ भेदभाव या किसी के साथ कोई नुकसान ना हो। लेकिन वो कानून एनफोर्स कराना भी जरूरी है, क्योंकि अगर हम सिर्फ बोल देंगे कि हाँ जी ये चीज आपको करके लानी है, तो कोई इंसान जरूरी थोड़ी ना करेगा, है। तो वो आपको चेक करना है ना कि क्या वो सही में इस चीज को फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा। तो और फिर जो नहीं करे तो उसको पनिश करो। बोला हमने तो कानून बनाया, तुमने समझाया भी था, तुमने सोचा कि हम तो नहीं करेंगे तो तुमने इग्नोर करा, लेकिन अब तुम्हारी पिटाई होगी, इस तरीके से। ठीक है। वाई इन्फोर्समेंट इज इम्पोर्टेंट, तो भाई भाई वर्कर जो है ना वो गरीब होते हैं, पावरलेस होते हैं, उनको डर होता है कि वो नौकरी ना खो जाए। तो जो एम्प्लॉयर है जो उनको काम देता है वो उन्हें अभी भी कानून होने के बावजूद भी उन्हें कम दिहाड़ी देता है, उनकी सेफ्टी जो होती है उसको इग्नोर करता है। तो अगर मान लो कानून बने पड़े हैं फिर भी ये चीजें चल रही हैं, क्यों, इंसान मजबूर है इसीलिए। तो अगर आप इन्फोर्समेंट करोगे ही नहीं तो लॉ जो है ना वो यूजलेस है। तो आपका काम है कि आपने कानून बना दिया, आप काम खत्म नहीं, कानून बनाने के बाद उसे लागू भी कराओ। एग्जाम्पल, गवर्नमेंट को इंस्पेक्ट करने चाहिए वर्क प्लेसेस को, मतलब जगह को चेक करना चाहिए कि भाई कहीं पर कुछ गलत तो नहीं हो रहा किसी वर्कर के साथ, हर एक वर्कर के साथ बात कर लो इस तरीके से, और जो भी वॉयलेशन कर रहा है उसको पेनलाइज करो, ठीक है ना, पेनल्टी लगाओ उसके ऊपर। ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक इज लॉ एंड फंडामेंटल राइट्स। मतलब कहता है बहुत सारे लेबर लॉ लगाए गए हैं जो बेस्ड है फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, आपके मौलिक अधिकारों के ऊपर। राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, ये सारे आपके मौलिक अधिकार है ना। तो आपके जो लेबर लॉ हैं, लेबर मतलब जो आप लेबर वर्क करते हैं उनके लिए कानून बनाए गए हैं मौलिक अधिकार के आधार पर। जैसे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ये आपको पता है हमारा फंडामेंटल राइट है कि भाई किसी को भी फोर्स नहीं किया जाना चाहिए कि उसे, भाई हम जबरदस्ती उसकी मजबूरी का फायदा उठा के उससे काम कराएं और उससे कम दिहाड़ी चार्ज करें। नो बॉन्डेड लेबर अलाउड, ठीक है ना। क्या कह रहा है, नो बॉन्डेड लेबर अलाउड, मतलब नो बॉन्डेड लेबर अलाउड आप ये कह सकते हो, बंधुआ मजदूरी कह सकते हो, है ना। हाँ, तो कोई भी बंधुआ मजदूरी अलाउ नहीं होनी चाहिए, ये चीज होनी चाहिए, ठीक है ना। और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है ना, बच्चों की प्रोटेक्शन, मतलब वही जो 14 साल से उम्र के बच्चे हैं उनको काम ना कराया जाए, है ना, फैक्ट्री में, माइंस में, है ना।
तो देखा जाना चाहिए इस चीज के लिए। दीज राइट कम फ्रॉम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये कुछ राइट्स हैं जो हमारे भारतीय संविधान से लिखे गए हैं। ठीक है, ऐसे हुई थी एक भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 में। क्या हुआ था, इसको हमने थोड़ा बहुत पहले भी पढ़ा हुआ है। 2 दिसंबर 1984 में हुई थी। एक कंपनी थी यूनियन कार्बाइड, ठीक है ना, कार्बाइड करके ये शायद ये अमेरिकन कंपनी है, ठीक है। और गैस लीक हो गई थी इसमें, ठीक है ना, मिथाइल गैस थी, MIC, बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस गैस थी। प्लेस भोपाल मध्य प्रदेश में। हुआ क्या, रात को गैस लीक हो गई और पूरे फैक्ट्री में फैल गई आसपास। डिजास्टर हो गया, फटफटा गया, बम धमाका हो गया। 3 दिन के अंदर 8,000 लोग मर गए थे और लाखों लोग इंजर्ड हो गए थे। सोचो, लाखों लोग इंजर्ड हो गए थे। 50,000 के आसपास तो लोग जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा सिक हो गए थे, समझ रहे हो। बहुत सारे सर्वाइवर्स जो थे वो सफ़र करे थे, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, आंखें उनकी थोड़ी सी खराब वराब हो गई, थोड़ी परेशानी वरेशानी हो गई थी, हैं। सीरियस डिसीजेज, बड़ी बड़ी बीमारी हो गई थी। और जो बच्चे जो थे वो एबनॉर्मलिटीज के साथ पैदा हो रहे थे, मतलब बच्चे नॉर्मल नहीं पैदा हो रहे थे, समझ रहे हो। ऐसा होता है ना, कभी न्यूक्लियर बम गिर जाता है फिर पूछते हैं क्यों, जीन्स पे अफेक्ट कर जाता है, समझ रहे हो। तो वैसा थोड़ा थोड़ा हो गया था। इट इज कॉल्ड वर्ल्ड वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर। ये वर्ल्ड का सबसे वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर कहा जाता है। वैसे चाइना का भी था बेटा इससे ज्यादा। क्या कहता है, क्या ये कोई एक्सीडेंट था? नहीं, कोई एक्सीडेंट नहीं था, ठीक है ना। ऐसा नहीं था कि कुछ हो गया। यूनियन कार्बाइड जो थी, ये कार्बाइड हो गए। इसने इग्नोर करा था सेफ्टी मेजर्स, ठीक है ना। इसने मतलब एक जो सेफ्टी थी उसको इग्नोर करा इसने। अपनी कॉस्ट कट करने के चक्कर में ज्यादा ध्यान नहीं दिया, इग्नोर करा। कॉस्ट कट समझते हो, मतलब अपना जो भी लागत बनती है उसको कम करने की कोशिश। इन्होंने वर्कर और सेफ्टी स्टाफ को रिड्यूस करा था। इन्होंने सेफ्टी ट्रेनिंग जो थी ना वो 6 महीने से सिर्फ 15 दिन तक की कर देते। सोचो, सेफ्टी ट्रेनिंग जो थी वो 6 महीने की होती थी, सिर्फ उसको 15 दिन में इन्होंने ट्रेनिंग दे रखी थी। और इन्होंने नाइट शिफ्ट सेफ्टी पोस्ट भी हटा रखा था ताकि कोई रात को कोई दिक्कत हो तो ध्यान दे सके। ये एक अर्लियर गैस लीक भी कहा जाता है, लेकिन कंपनी ने इग्नोर कहा था। मतलब शुरुआत में भी गैस लीक हुए थे लेकिन कंपनी ने इग्नोर करा था। फिर लीगल बैटल और कंपनसेशन, गवर्नमेंट ने फाइल करा था केस और उसमें 3 बिलियन का कंपनसेशन मांगा था। 1989 में गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट करा कि चलो कोई नहीं, सिर्फ 470 मिलियन ही, मतलब 3 बिलियन मांगा लेकिन लास्ट में जाके 470 मिलियन ही मिला, समझ रहे हो। मतलब इस 3 बिलियन है तो इसका मान लो आप करीबन 10-11% मिला। सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ करा, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट अलाउ दिस स्टेटमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने भी अलाउ करा। और जो सर्वाइवर थे उनको कंपनसेशन बहुत कम मिला था। इवन आज के टाइम पे भी जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं वो उस साइट पे अभी भी रहते हैं। ग्राउंड वाटर बड़ा ही गंदा है। विक्टिम्स अभी भी जस्टिस डिमांड करते रहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि कंपनी का जो चेयरमैन था उसको पनिश किया जाए, लेकिन कोई काम नहीं होता मेरे भाई, समझ रहे हो। वर्कर की वर्थ क्या है? वाई डिड यूसी सेटअप फैक्ट्री इन इंडिया? वो जो कंपनी थी उसने इंडिया में सेटअप क्यों करा, उसने इंडिया में फैक्ट्री क्यों लगाया? देखो, बाहर के जो देश की कंपनी होती है वो इंडिया में इसलिए आती है क्योंकि उन्हें यहाँ पे सस्ती लेबर मिल जाती है, ठीक है ना। वहाँ पर जो दिहाड़ी लेते हैं लेबर यूएसए में, इंडिया में उसके कंपैरिजन में कम लेते हैं, या ज़्यादा समय तक काम भी कर लेते हैं। गरीबी वाला थोड़ा देश था इस टाइम तक भी, अभी भी चीज़ें हैं बेटा ऐसी, है ना। कोई ऐसा नहीं कि एकदम से बहुत ज़्यादा चीज़ें बदल गई हों, ठीक है ना। और खर्चे भी ज़्यादा नहीं होते और सेफ्टी का लॉ भी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है इंडिया में। तो उन्होंने कहा कि वहाँ तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी सेफ्टी लॉ के लिए, यहाँ इतना कौन ध्यान दे रहा है, समझ रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं देश में कम गवर्नमेंट हर चीज़ का कमी दिखाई गई है, अगर आप ध्यान से देखो तो। कंपनीज जो थी वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाती थी डेवलपिंग कंट्रीज में। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये देश ऑलरेडी डेवलप्ड है नहीं, डेवलपिंग कंट्री है, तो यहाँ पर हर चीज़ आसानी से मिल जाती है क्योंकि ये देश डेवलप करना चाहता है। तो इसीलिए जो कंपनी है ना वो डेवलपिंग कंट्री में, इंडिया जैसी कंट्री में ज़्यादातर अच्छी ग्रोथ कर लेता है। बाकी डिफरेंस क्या है सेफ्टी स्टैंडर्ड की बात करें तो यूएसए में क्या सेफ्टी स्टैंडर्ड है, जैसे भोपाल प्लांट है और वहाँ पे वेस्ट वर्जीनिया प्लांट था, तो क्या कहता है वहां पर कंप्यूटराइज वार्निंग सिस्टम लगा रखा है। मतलब अपने आप ही कंप्यूटर से वार्निंग आता रहेगा, सिग्नल बार बार कि भाई देखो कोई प्रॉब्लम चल रही है, आसपास कोई प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ क्या मैनुअली आपको डिटेक्ट करना है खुद से देख देख के कि कुछ गलत चल रहा है सही चल रहा है। वहाँ पे प्रॉपर इमरजेंसी प्लान है, अगर कोई नुकसान हुआ तो प्रॉपर इमरजेंसी प्लान है, लेकिन यहाँ पर कोई इमरजेंसी प्लान नहीं है, ठीक है ना। और वहाँ पर स्ट्रिक्ट सेफ्टी रूल्स है, लेकिन यहाँ पर सेफ्टी रूल्स ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। तो ये दिखाता है कि कंपनी जो है ना वो वैल्यू करती है वर्करों की अलग अलग देशों में, है ना। क्योंकि और कंपनी के साथ साथ सरकार भी कह सकते हो कि जो सरकार अपने देशों में वर्करों की वैल्यू करती है वहाँ स्ट्रिक्ट लॉ है, लेकिन जहाँ पर सरकार अपने वर्कर्स की इतनी वैल्यू नहीं करती तो वहाँ लॉ इतने स्ट्रिक्ट नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर एक प्रॉब्लम है, ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगे तो बाहर की कंपनी फिर इंडिया में नहीं आना अलाउ करेंगी, सोचेंगे यहाँ तो बड़े प्रॉब्लम है, बड़ी फॉर्मेलिटीज़ हैं, तो फिर एक चीज़ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ना बीच का रास्ता चुनना पड़ता है,
ठीक है ना। वाई वॉज कंपनसेशन सो लो, ये कंपनसेशन जो मिला, ये 470 मिलियन ही मिला है, कम क्यों है? तो वो तो इसलिए था कि इंडियन वर्कर जो है ना वो इजिली रिप्लेसेबल है। भाई अब यूएसए जैसे देश में क्या है, वो जो है वो ही है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ क्या है, वो नहीं हुए किसी और को लगा दो। ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट मेक्स वर्कर्स वल्नरेबल, हाई अनएम्प्लॉयमेंट है और उससे वर्कर जो है वल्नरेबल हो जाते हैं। मतलब इसका मतलब क्या है, मैं समझाता हूँ आपको। देखो आपको पता है इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी जो है वो ज़्यादा है। हर किसी को पता है थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हुआ नौकरी चली जाएगी। तो ज़्यादा यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट है, जिस वजह से वर्कर वल्नरेबल है, मतलब गरीबी की तरफ तुरंत धकेल दिए जाते हैं। काम हटा बंदा गरीब, ऐसा हाल हो जाता है, ठीक है ना। और कंपनी इग्नोर करती है सेफ्टी बिकॉज वर्कर हैव नो चॉइस। और कंपनी क्या करती है, कंपनी इग्नोर करती है आपकी सेफ्टी, मतलब कंपनी ध्यान नहीं देती ज्यादा सेफ्टी पे। क्यों? क्योंकि वर्कर के पास चॉइस नहीं है ना। अब यहाँ पे भाई मान लो वर्कर आके कहे, वर्कर आके कहता भी नहीं है कि यहाँ क्या सुविधाएं, कि वर्कर कहता है मुझे इतना पैसा दे दो मैं तो काम कर लूंगा। तो वर्कर, कंपनी ना इग्नोर करती है उनकी सेफ्टी, क्योंकि वर्करों के पास चॉइस नहीं है, उन्हें करना ही पड़ेगा काम। वो मेन सैलरी पे बात करते हैं। इवन आज के टाइम पे भी कहता है बहुत सारे एक्सीडेंट्स फैक्ट्रीज में होते हैं और एम्प्लॉयर्स जो है ना वो इग्नोर करते हैं सेफ्टी टू सेव मनी। मतलब एक्सीडेंट आज भी बहुत होते हैं फैक्ट्रीज में और एम्प्लॉयर्स उनको इग्नोर करते हैं सेफ्टी को पैसा बचाने के चक्कर में, जो काम दे रहे हैं आपको। तो वो कहीं ना कहीं चीजें थोड़ी सी है बेटा खराब। बाकी एनफोर्समेंट ऑफ सेफ्टी लॉ, तो बहुत ऐसे कौन से सेफ्टी लॉ है, तो देखो गवर्नमेंट का ड्यूटी पड़ता है कानून बनाना, उस कानून को लागू करना। और राइट टू लाइफ, हर इंसान की जीवन का अधिकार है, आर्टिकल 21 को लागू कराना, उसको प्रोटेक्ट करना। लेकिन भोपाल केस में सेफ्टी बड़ा ही कमजोर था, लॉ जो थे वो ढंग से लाए ही नहीं, समझ रहे, इन्फोर्स ही नहीं करे। गवर्नमेंट ने अलाउ करा प्लांट को पॉपुलेटेड एरिया में, भाई जहाँ ज्यादातर आबादी है वहां तो प्लांट्स होने ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने अलाउ करा। ऑफिशियल्स इग्नोर्ड वार्निंग साइंस, जो ऑफिशियल्स थे वहां पर बार बार वार्निंग आ रही थी उस कंपनी में कि भाई दिक्कत है, लेकिन फिर भी वो सब इग्नोर कर रहे थे। इन्वेस्टमेंट और जॉब्स जो थी ना उसको प्रायोरिटी दी गई सेफ्टी से ज्यादा। गवर्नमेंट फेल करती है अपनी जिम्मेदारी को, है ना। तो फिर क्या चाहिए भाई, फिर तो स्ट्रॉन्ग लॉ चाहिए, लेकिन लॉ से ज्यादा उसको एनफोर्स करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। जब ज्यादा इंडस्ट्री आप देशों में चाहते हो ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, तो आपको सेफ्टी लॉ भी जरूरी है थोड़ा अच्छा लाने के लिए। प्रॉपर इन्फोर्समेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, वर्कर्स की जो लाइव्स है ना वो प्रोटेक्ट की जानी चाहिए, समझ रहे हो। न्यू एनवायरमेंटल लॉ आफ्टर भोपाल, तो भोपाल के बाद क्या एनवायरमेंटल लॉ लाए, एनवायरमेंटल लॉ समझ रहे हो आपने आसपास माहौल के हिसाब से। 1984 से पहले बहुत ही कम एनवायरमेंट वाले लॉ थे। इंडस्ट्रीज जो थी ना वो फ्रीली पोल्यूट करती थी एयर और पानी दोनों को, पोल्यूशन फैलाती थी। एनवायरमेंट को एक तरीके से फ्री रिसोर्स, फ्री का संसाधन माना जाता था। लेकिन जब भोपाल में ये केस हुआ तो नए एनवायरमेंट के लॉ इंट्रोड्यूस करे गए। उन्होंने कहा कि भाई जो भी पोल्यूटर है ना उसको पे करना पड़ेगा, मतलब जो भी आप ये नुकसान पहुंचा रहे हो ना पोल्यूशन वाला, ये ऐसा नहीं कि फ्री में आप इस्तेमाल करो, मतलब आपको कोशिश तो यही करनी है कि ये नहीं करना, समझ रहे हो। कंपनीज मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर एनवायरमेंटल डैमेज, भाई अगर कोई भी एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाता है हमारे आसपास के मौसम को, माहौल को, तो आपको आपको उसके लिए पैसा देना पड़ेगा या आप जिम्मेदार हो उसके लिए, ठीक है ना। उसके बाद राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट, हेल्दी एनवायरनमेंट कैसे लाया गया, इन सुभाष ये एक सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार है 1991 में। अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट की बात हो रही है तो एक केस हुआ सुभाष कुमार और स्टेट ऑफ बिहार। सुप्रीम कोर्ट ने रूल करा राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू पोल्यूशन फ्री एयर और राइट टू क्लीन वाटर। मतलब भाई यहाँ पर एक केस हुआ था सुभाष कुमार और स्टेट ऑफ बिहार में, मतलब स्टेट, मतलब एक तरफ बिहार का स्टेट था और एक तरफ सुभाष कुमार था, तो दोनों तरफ क्या कहते हैं यहाँ पर केस हुआ मेरे भाई। सुप्रीम कोर्ट ने, अब देखो ध्यान समझना, तो ये जो सुभाष कुमार वैसे स्टेट ऑफ बिहार हुआ था, मतलब दो, एक सुभाष कुमार और बिहार स्टेट के बीच में केस हुआ, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ भाई, हेल्दी एनवायरनमेंट के ऊपर बात क्या गई कि भाई जो आपका राइट टू लाइफ है, जीने का अधिकार, उसमें आपका ये भी अधिकार है कि आपको पोल्यूशन फ्री एयर मिले, मतलब ऐसा हवा मिले जहाँ पोल्यूशन ना हो, आपको साफ पानी मिले, ये आपके जीवन का अधिकार है। तो सरकार को, जो भी सरकार है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी सरकार है उसको पोल्यूशन कंट्रोल करना चाहिए, नदियां साफ करनी चाहिए, और जो इंडस्ट्री पोल्यूशन फैला रही है उन पे फाइन लगाओ, है ना, क्योंकि ये राइट टू लाइफ है। एनवायरनमेंट एज अ पब्लिक फैसिलिटी, मतलब एनवायरनमेंट एक पब्लिक फैसिलिटी है, मतलब जो आपका आसपास एनवायरनमेंट है ना, हवा पानी सब,
ये आपका जन सुविधा है। जैसे आप कहते हो हमारे देश में ट्रांसपोर्ट मतलब रेल, बस ये सब पब्लिक फैसिलिटी है। भाई आपका आसपास का एनवायरनमेंट, हर इंसान हवा यूज करता है, पानी, जमीन सब यूज करता है। ये आपके आज प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन से बिलोंग करती है, तो ये भी पब्लिक फैसिलिटी का ही पार्ट है। समझ रहे हो? एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन वर्सेस लाइवलीहुड, मतलब एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, लेकिन आज का जो लाइवलीहुड है वो भी ध्यान देना, क्योंकि हमें पता है कि हम आज के लाइवलीहुड में अगर हम एसी चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हमें पता है हम पोल्यूशन फैला रहे हैं, गर्माहट बढ़ रही है बहुत ज्यादा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है अपने जीवन को आसान बनाने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत तो है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर करा कि जो भी पॉल्यूटिंग फैक्ट्रीज है दिल्ली में, इसको बंद किया जाए, या फिर जो भी पोल्यूशन फैला रहे हो आप यमुना नदी में, वो कम से कम किया जाए। लेकिन हुआ क्या, बहुत सारे वर्कर्स ने अपनी नौकरी खो दी, है ना। क्योंकि भाई अब अगर आप एनवायरनमेंट को ही बचाओगे तो ऐसा थोड़ी ना है कि बड़े आराम से हो जाएगा। जो कंपनी आप मुनाफा ज्यादा कमाना चाह रही है, हर चीज करना चाह रही है, नुकसान तो होगा ना। तो बहुत सारी फैक्ट्रीज कहीं और चली गई, जहाँ क्या कहते हैं, पॉल्यूट करने लग गई नए नए इलाकों में। प्रॉब्लम क्या हुआ, क्लीन एनवायरनमेंट कुछ को तो मिल रहा है, लेकिन उससे लोगों को नौकरी भी खोती जा रही है। तो चैलेंज क्या है, तो जो मिडिल क्लास लोग हैं ना, उनका जो एनवायरमेंटल कंसर्न है समटाइम वो इग्नोर करता है गरीब लोगों को। मतलब अगर कोई मिडिल क्लास बंदा है या अपर क्लास बंदा है, तो वो तो चाहता है कि एनवायरनमेंट साफ हो, लेकिन उससे गरीब वर्कर की नौकरी खो जाती है। समझ रहे हो? स्लम रिमूवल, आप स्लम हटाना चाहते हो या फैक्ट्री को शिफ्ट करना चाहते हो इधर से उधर, तो उससे लोगों को हार्म होता है, गरीब लोगों को, क्योंकि उनका काम धंधा चला जाता है। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि एक क्लीनर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो जो पॉल्यूशन ना फैलाए। गवर्नमेंट सपोर्ट करे इंडस्ट्रीज को, लेकिन उनको ये भी कहे कि आपको गंद नहीं करना, समझ रहे, पॉल्यूशन नहीं फैलाना। जो पॉल्यूशन फैला रहा है उस पर फाइन लगाओ। प्रोटेक्ट करो एनवायरनमेंट को भी और वर्कर्स को भी, दोनों को प्रोटेक्ट करो। और कौन कौन से एनवायरमेंटल इश्यूज होते हैं? एक व्हीकल पोल्यूशन, जो डीजल की कार्स होती हैं, या धीरे धीरे नंबर ऑफ कार बढ़ती जा रही है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना। और टॉक्सिक इंडस्ट्री जो है ना, वो डेवलपिंग इंडस्ट्रीज में शिफ्ट होती जा रही है कहीं ना कहीं, है कि नहीं। मतलब टॉक्सिक इंडस्ट्री, लेकिन उसे कहा जा रहा है कि ये डेवलपिंग इंडस्ट्री धीरे धीरे ग्रो कर रही है। शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री इन इंडिया एंड बांग्लादेश। तो डेवलप कंट्री जो है ना, वहाँ पर वो अपनी हजार्डस इंडस्ट्री, जो जो विकसित देश है, जो बहुत बढ़िया डेवलप्ड है, वो अपनी जो भी पॉइजन फैलाती है, जो भी कहीं ना कहीं पोल्यूशन फैलाती है, उन कंट्रीज को वो कहाँ भेज रहे हैं? इंडिया भेज रहे हैं, बांग्लादेश भेज रहे हैं, पाकिस्तान। वो अपने देश को साफ कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ आके पॉल्यूशन फैल रहा है। क्यों? हमारे यहाँ कानून बड़ा कमजोर है ना, और एनफोर्समेंट, कानून को लागू करना, वो इतना स्ट्रांग है नहीं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे देशों में आ रहे हैं। समझ रहे हो? कंक्लूजन क्या है? भाई लॉ बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये एक्सप्लॉइटेशन जो आपके साथ गलत हो रहा है, शोषण, इसको रोकने के लिए सरकार को स्ट्रांग लॉ बनाने चाहिए और उन्हें ढंग से प्रॉपरली एनफोर्स करना चाहिए। आपने देखा भोपाल का एक बहुत बड़ा केस हुआ, लोगों ने डिमांड करी जस्टिस, है ना। डिमांड करा कि वर्कर की प्रोटेक्शन बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, हेल्दी एनवायरनमेंट होना चाहिए, वर्कर के राइट्स जो होते हैं उसके अंदर इंक्लूड होना चाहिए, राइट टू वर्क, राइट टू, मतलब काम मिले, अच्छी दिहाड़ी भी मिले, और सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट भी मिले। ये सब राइट टू लाइफ का ही पार्ट है मेरे भाई। और यहाँ पर हमने ये जो हमारा चैप्टर है इसको कंप्लीट कर लिया, दैट इज लॉ एंड सोशल जस्टिस। और यहाँ पर हमारी सिविक्स खत्म होती है मेरे भाई। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है।